तो चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग समझते हैं अच्छे तरीक़ा से और साथ में जानेंगे इसका उपयोग भी कि कहाँ पर उपयोग होता है प्रकाश का अपवर्तन परिघटना का। ठीक है, तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन जो है वो किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से यानी पहले वाले पथ से विचलित हो जाती है और वेग तथा दिशा भी उसका बदल जाता है, तो उसे हम कहते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो जरा हम यहाँ से इस फिगर के माध्यम से समझते हैं कि आखिर प्रकाश का अपवर्तन हमने पढ़ा लेकिन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं। ठीक है, एक मिनट आप लोग रुक जाइएगा, ये क्या इशू आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि जब यहाँ पे एक पहली माध्यम है जिसे हम विरल माध्यम, दूसरी यहाँ पे सघन माध्यम है। ठीक है, और यहाँ पे आपतित किरण है यानी आने वाले किरण है। तो यहाँ पे जब आने वाली किरण यहाँ से ऐसे आ रहा है तो ये दूसरी माध्यम यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये अपने इसको आना चाहिए था इस डॉट डॉट वाले लाइन के सीधे, यानी कि ये अपने सीधे पथ पे आना चाहिए, तो न आके थोड़ा जो है ये इधर मुड़ गया। ठीक है, ये डंडे के ऊपर मुड़ गया, यानी जिसे हम अभिलंब कहते हैं। तो अभिलंब के ओर जो है वो ये मुड़ जाता है अपवर्तित किरण। ठीक है, तो ये होता है प्रकाश का अपवर्तन, इसके दिशा में भी बदलाव हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा केस क्या हो रहा है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें आ रहा है तो ऐसे सीधा आना चाहिए डॉट डॉट लाइन के ऊपर, तो ये इधर दूर हट गया इस बार। ठीक है, यानी सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में किरण आती है तो याद रखिएगा न अभिलंब से दूर हटेगी, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो ये अभिलंब के पास आती है। आखिर ये सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, जरा इनके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आखिर क्या होता है ये सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो विरल माध्यम का मतलब होता है कि जिसका अपवर्तन जो है अपवर्तनांक जो है वो कम होता है। ठीक है, जिसका अपवर्तनांक कम होता है इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, सघन माध्यम के रिस्पेक्ट में, यानी जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसे हम सघन माध्यम कहते हैं और जिसका कम होता है उसको विरल माध्यम कहते हैं। तो यहाँ पे भी वही बात है, अगर सघन माध्यम ऊपर में है यानी कि हवा में अगर रखा हुआ है तो ये सघन माध्यम होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मान लो जल हो गया। ठीक है, जल का अपवर्तनांक हम जानते हैं कि ज़्यादा होता है वायु के अपवर्तनांक से, तो विरल माध्यम अगर वायु हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो है जल हो जाएगा अब सघन माध्यम, क्योंकि जिसका ज़्यादा होता है वो सघन माध्यम होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है, बस हम रिस्पेक्ट करते हैं कि किसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा उसका सघन माध्यम, जो कम वो विरल माध्यम। ठीक है, जैसे अगर आप हवा का ही बात कर लें, इससे पहले की वीडियो में हम लोग समझ गए थे, तो हवा का अपवर्तनांक 1 होता है। ठीक है, और जैसे हम कांच का बात कर लेते हैं या फिर हम पानी का ही बात कर लेते हैं, पानी भी एक माध्यम की तरह ट्रीट करता है। इसका कितना होता है, तो 1 है ना 3 के लमसम में होता है। तो ये बताओ कौन ज़्यादा हुआ, तो ये पानी ज़्यादा हो, तो इसका मतलब ये सघन माध्यम की तरह हम ट्रीट करेंगे। ठीक है जी, चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग प्रकाश का अपवर्तन समझ गए होंगे। बाकी हम लोग ये भी जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन से होने वाली घटनाएं जो है वो कौन कौन सी होती है। आखिर कुछ ऐसा एग्जाम्पल है जिसके माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन कहाँ कहाँ उपयोग होता है। ठीक है, कौन सी घटना होती है उनके कारण। तो सबसे पहले कि तारे का जो टिमटिमाना होता है, ये जो हमको नज़र आता है वो किस कारण से नज़र आता है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि तारे का टिमटिमाना किस परिघटना के कारण होता है, तो अपवर्तन के कारण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है MCQ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला है ना, अगला यहाँ पे एग्जाम्पल है कि सूर्य उदय और अस्त के बाद भी सूर्य का दिखाई पड़ना, ये भी अपवर्तन के कारण ही होता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि सूर्य उदय और अस्त के बाद भी सूर्य दिखाई पड़ता है या उदय से पहले ही दिखाई देने लगता है, कुछ न कुछ वो अपवर्तन के कारण ही होता है। ठीक है जी, चलिए उसके बाद आगे समझते हैं कि पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ दिखना, है ना। तो ये जो पानी की सतह पर छड़ी, अगर एक बाल्टीन में अगर आपने पानी भर लिया और उसमें एक छड़ी को डालिएगा तो वहाँ पे आपका छड़ी सीधा ना होके थोड़ा टेढ़ा सा प्रतीत होगा। क्यों, क्योंकि प्रकाश जो है वो अपवर्तित हो जाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद भारी बाल्टीन से गहरा प्रतीत होना। ठीक है जी, यानी जो भी बाल्टीन भरी हुई होती है ना, वो बाल्टीन अगर आप पानी से भर देते हैं तो उसका गहराई वास्तव में कम प्रतीत होते रहता है। ये भी अपवर्तन के कारण ही होता है, आपको याद रखना है। उसके बाद आगे समझते हैं, अगला पॉइंट देखिए क्या है। अगला है आपका कि पानी से भरी हुई बर्तन
कि तली में रखे हुए सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखना, है ना। एक आप बाल्टीन में अगर पानी रख देते हैं और उसमें एक सिक्का डाल देते हैं ना, ये आपको तली से ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा ये सिक्का, ठीक है ना। ये भी किसके कारण, तो अपवर्तन के कारण। चलिए अगला है मृग त्रिंसा का दिखाई देना, ठीक है। मृग त्रिंसा का मतलब मायरेक का दिखाई देना। आप कभी भी पिच वाली रोड पर चलना, ठीक है। गर्मी के मौसम में जब बहुत धूप होता है, जून की गर्मी के समय आप चलना तो बहुत दूर जाके रोड पे आपको पानी पानी सा कुछ लगेगा कि पानी जो है वहाँ पे रोड पे पड़ा हुआ है, लेकिन वो पानी नहीं होता, वो मृग त्रिंसा होता है, ठीक है। वो अपवर्तन के कारण बनता है। उसके बाद यहाँ पे आता है प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर, है ना। आपने फाइबर का नाम सुना होगा, जैसे एयर फाइबर होता है, जियो फाइबर, ये सब होता है। ये जो फाइबर होता है या फिर टीवी का जो फाइबर में जो केबल काम करता है, वर्क करता है, इंटरनेट का जो केबल होता है, ये सब किस पे आधारित होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है यानी प्रकाश तंतु, ये भी अपवर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम्पल जो है अपवर्तन के होते हैं। बाकी आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है, यानी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश का चाल विभिन्न माध्यम में क्या होता है, तो विभिन्न होता है, यानी माध्यम जैसे ही बदलता है तो प्रकाश की चाल जो है वो भी बदल जाती है। तो ये खास बात आपको याद रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अपवर्तन के टॉपिक को अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप अपवर्तन के नियम के बारे में भी हम लोग समझते हैं कि अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपवर्तन को आपको याद रखना है, जैसे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, उसी प्रकार से अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। सबसे पहली बात यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो पहला यहाँ पे रूल क्या होता है, यानी कि पहला जो नियम होता है अपवर्तन का, वो क्या होता है आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर दोनों माध्यम के बीच अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। यानी ये जो आपतित किरण होता है, अभिलंब होता है, ठीक है, ये अपवर्तित किरण होता है, सभी जो है एक ही माध्यम के एक ही पॉइंट पे लाइज करते हैं, ठीक है ना। एक ही बिंदु पे यहाँ पे देखो लाइज करता है, यही अपवर्तन का पहला नियम कहलाता है, ठीक है। दूसरा नियम यहाँ से हम लोग जानते हैं कि आखिर दूसरा नियम क्या होता है, तो आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई जिसे हम कहते हैं, और अपवर्तन कोण की ज्या जिसे हम साइन आर कहते हैं, अनुपात एक नियतांक यानी जिसे हम म्यू कहते हैं, ये होता है। इसे ही स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो याद रखना है कि दूसरा नियम क्या कहलाता है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तन का दूसरा नियम। और इसी नियम को हम स्नेल का भी नियम कहते हैं। तो अगर एग्जाम में आपका दूसरा नियम पूछे या स्नेल का नियम पूछे, ये लिख के आपको आना है, ठीक है जी। चलिए, तो बाकी हम लोग समझते हैं कि इसको कैसे तरीका मैथ के हिसाब से कैसे लिखा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि यदि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर हो तो म्यू बराबर जो है वो याद रखिएगा क्या होता है, तो साइन आई बट्टा साइन आर। और ये जो म्यू होता है इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है ना अच्छे तरीका से अपवर्तन के नियम को भी समझे होंगे। बाकी आप लोग यहाँ से देखिए कि जैसे हमने पीछे बात किया था कि सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए सघन माध्यम जिसे हम डेंजर मीडियम कहते हैं, तो किसी दूसरे माध्यम की अपेक्षा ज़्यादा घनत्व होता है। जैसे कहने का मतलब कांच का यहाँ पे ज़्यादा और हवा का यहाँ पे कम होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए विरल माध्यम क्या होता है, तो यहाँ पे विरल माध्यम किसी दूसरे माध्यम की अपेक्षा कम घनत्व होता है, जैसे हवा का कम और कांच का ज़्यादा। वही बात है जो आपको मैंने समझाया था। बाकी यहाँ पे नोट लिखा हुआ कि प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम जाएगी तो अभिलंब की ओर जो है वो झुक जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर सघन माध्यम से विरल में आएगी तो अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो है वो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि अपवर्तन और अपवर्तन के जो नियम होते हैं उसको अच्छे तरीक़ा से आप लोग जो है वो समझे होंगे। तो ऐसी ही वीडियो के लिए आप सभी जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहाँ तक को इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा साथ में। और क्लास 10 का कंप्लीट स्टडी मटेरियल लेने के लिए या तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको PDF का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है जी। चलिए।